मेरी बीवी एक डॉक्टर थी। एक आदमी हर दूसरे दिन हमारे घर आता और कहता, मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, और बीवी को अपने साथ ले जाता। बीवी सारी रात वहाँ रहती और अगले दिन वापस आती। यह सिलसिला कुछ दिनों से चल रहा था। पहले तो मैं यह सोचकर नज़रअंदाज करता रहा कि यह बीवी का फ़र्ज है, वह मरीज का ख्याल रखे और उसके पास ही रहे। लेकिन अब यह तो मेरी बर्दाश्त के बाहर हो गया था, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे यह कुछ गलत लग रहा था कि कहीं वह आदमी अपनी बीमारियों के चक्कर में मेरी बीवी को कोई नुकसान न पहुंचा दे। एक दिन मैं बीवी को कहा, तुम रात को वहाँ ना रुका करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो वह यह कहकर मुझे खामोश करवा गई कि यह मेरा फ़र्ज है, और रही बात इस आदमी की तो तुम फिक्र नहीं करो। मेरी बीवी ने इतना सब कहा था कि मुझे ना चाहते हुए भी खामोश रहना पड़ा। तभी एक दिन ऐसा भी आ गया था जब मैं सुबह सुबह नाश्ते के बाद ऑफिस जाने के लिए घर से बाहर निकला, तो वह आदमी अपने मोटरसाइकिल से उतरकर हमारे ही दरवाजे की तरफ आ रहा था। मैंने उसे रास्ते में ही रोक लिया और पहले सलाम किया, तो उसने मेरे सलाम का जवाब दिया और आधा दरवाज़ा खोलकर दरवाजे से अंदर झांकने की कोशिश की। मैं भी गर्दन मोड़कर दरवाजे की तरफ देखा और फिर दोबारा उसे देखा और पूछा कि अब तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? तो कहने लगा कि अभी भी वैसे ही है, इसलिए आज दोबारा आया हूँ। उनकी तबीयत मुझसे संभल नहीं रही है। मैंने अफसोस से होठों को गोल करके हल्की सी आवाज़ निकाली और साथ ही बीवी को आवाज़ दी। अंदर से उसकी आवाज़ आई कि आ रही हूँ, लेकिन वह आदमी इशारा करने लगा कि मैं खुद जाकर बुलाता हूँ। उस आदमी की बात सुनकर मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैं सब्र से काम लेते हुए दांत पीसकर कहा कि नहीं, आपको ज़रूरत नहीं है, वह खुद आ रही है। बहरहाल मेरे आवाज़ में सख्ती महसूस करके वह खामोश हो गया था, इसलिए अपनी बाइक के पास जाकर खड़ा हो गया। तकरीबन 5 मिनट बाद बीवी अपना बैग हाथ में लिए बाहर निकली और मुझे खुदा हाफिज कहते हुए उस आदमी के साथ चली गई। दूर तक मेरी नज़र ने उसकी मोटरसाइकिल का पीछा किया था। एक जलन जो मेरे अंदर अचानक से जाग उठी थी, जबकि मैं जानता था कि मेरी बीवी की ज़िंदगी में जो जगह मेरी है वह किसी की भी नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे जलन हो रही थी। जब मोटरसाइकिल मेरे नज़रों से गायब हो गई तो मैंने पहली अपनी मोटरसाइकिल की स्पीड तेज़ की और मोहल्ले से बाहर निकल आया। मोटरसाइकिल चलाते हुए भी मेरी सारी सोच उस आदमी पर अटकी हुई थी जो अचानक से हमारी ज़िंदगी में बिन बुलाए दाखिल हो गया था। ऑफिस पहुंचकर मैं सबसे पहले बीवी को कॉल की और उसे घर पहुंचने को पूछा, तो उसने कहा कि मैं इस औरत के घर पर हूं, अभी शाम को बात करती हूं तुमसे, कहकर कॉल काट दिया। मोबाइल बंद करके मैंने फ़ोन मेज पर रखा और आंख बंद करके एक गहरी सांस लेकर काम पर लग गया, क्योंकि सामने ही बॉस का ऑफिस था। शाम तक मैं बैठा ऑफिस में काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही काम से फ्री होकर ऑफिस से बाहर निकला तो एक बार फिर सोचा, और इन्हीं सोचों ने मेरे दिमाग में घेरा बना दिया था। मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और स्पीड तेज करके सड़क पर मोटरसाइकिल दौड़ाना शुरू कर दिया। मेरी आंखें जल रही थी, सोच सोचकर मेरी रातों की नींद हराम हो चुकी थी। तेज स्पीड से मोटरसाइकिल चलाकर मैं घर पहुंचा और बेल पर हाथ रख दिया, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला, मतलब वो अभी तक घर नहीं आई थी। गुस्से से मैं दूसरी चाबी निकाल कर ताला खोला और घर के अंदर जाकर बैग टेबल पर रख दिया और किचन में जाकर फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर मुंह में लगातार बोतल खोल के पानी पीकर मेरा गुस्सा थोड़ा कम हुआ तो मैं एक बार फिर से बीवी को कॉल की। पहले ही बेल पर वह फ़ोन उठा चुकी थी। मैं उठाते ही सवाल किया और पूछा कि कब तक घर आओगी, तो वह बोली कि अभी सुबह आऊँगी, हालात ख़राब है। इससे पहले मैं उसे कुछ और कहता वह फ़ोन रख चुकी थी। मैंने फ़ोन वही मेज पर रखा और खुद वहीं पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। अगर मुझे उस लड़के के घर का पता होता तो मैं अब तक उसे वहाँ से ले आ चुका होता, लेकिन ऐसा करना भी मुझे सही नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरी बीवी डॉक्टर थी। ऐसे उसे किसी भी मरीज के घर से लेकर आता तो यकीनन उसे बहुत बुरा लगता। वैसे भी वह बाकी लड़कियों की तरह नहीं थी। मैं बहुत देर तक वहीं बैठा बेमकसद मेज़ को घूरता रहा। फिर जब भूख का एहसास हुआ तो मैं उठा और खाना गर्म करके प्लेट में डाल कर ले आया। खाने के बाद मैंने सोचा
कि अब बीवी तो घर पर नहीं है तो टीवी देख लूं। लेकिन पहले न्यूज़ सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया था। शहर में रोज रोज होते अजीब वाक़ये से पूरे शहर को अजीब से ख्वाब की लपेट में ले लिया था। परेशानी से मैंने एक बार फिर से अपनी बीवी को कॉल की तो अब की बार उसका नंबर बंद आ रहा था। इस वजह से मैंने कई बार उसे कॉल की लेकिन जवाब नहीं आया। मैंने फ़ोन को मेज पर रखा और कुर्सी पर टेक लगाकर बैठ गया। पता नहीं वह आदमी अचानक कहाँ से आ गया था। न ही उसका कोई अता पता है और न ही इससे पहले कभी देखा था। कहीं मेरी बीवी को कोई नुकसान न पहुंचा दे या फिर कहीं वह उसे मुझसे छीन ही न ले। अगर ऐसा हुआ तो मोहल्ले में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। सब सोचेंगे कि मुझे एक औरत भी नहीं संभाली जाती। नहीं नहीं, मैं उसे कल ही मना करूँगा उस आदमी के साथ जाने के लिए। मैं पूरी रात इस कुर्सी पर बैठा रहा और वहीं सो गया। पूरी रात गुजारने के बाद सुबह जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं दुखती टांगों के साथ उठा और दरवाज़ा खोला। सामने ही बीवी खड़ी थी लेकिन उसकी ध्यान गली से जाते शख्स पर थी। मैं खामोश निगाह उस पर डाली और अंदर आ गया। वह भी दरवाज़ा बंद करके अंदर आई। अपना बैग मेज पर रखकर कुर्सी पर ही बैठ गई। तुम अब उस आदमी के साथ उसके घर नहीं जाओगी? मैं खड़े खड़े उसकी बंद आंखों को देखकर कहा तो उसने भी बंद आंखों से ही जवाब दिया कि हमारी उसे ज़रूरत है। पहले ही बात हो चुकी है, उसकी माँ बीमार है। मैं कह रहा हूँ ना कि तुम नहीं जाओगी। अब वो अपनी माँ को अस्पताल ले जाया करेगा। उसके सामने बैठते हुए मैं बोला तो अब की बार वह आंखें खोलकर सीधी होकर बैठ चुकी थी। उसके जूड़े से निकलते बाल उस वक्त मुझे जहर लग रहे थे। तुम चाहते क्या हो? मैं यह काम करना छोड़ दूं और घर में नकारा होकर बैठ जाऊं? मेरी डिग्री किसी काम की नहीं रहेगी, यही चाहते हो आप? मैंने कब कहा कि तुम यह नौकरी छोड़ दो? मैंने कब कहा कि तुम यह नौकरी छोड़ दो? तुम करो यह काम लेकिन उस आदमी के घर पर मत जाया करो। मुझे तुम्हारा उसके घर जाना या रुकना बिल्कुल भी पसंद नहीं। मेरी बीवी कहने लगी, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मुझ पर वह सख्ती से बोली। मैं चौंक कर उसे देखा। नहीं, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा, मैं उस आदमी पर शक कर रहा हूँ और यह मेरा हुक्म है कि तुम अब उस आदमी के साथ नहीं जाओगी। अपनी बात कहकर मैं उठा और कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। तब वह मेरी बात पर जोर से चीखी थी कि तुम मुझ पर हुक्म नहीं चला सकते, समझे? और ना ही कहीं आने जाने से रोक सकते हो। मैं आज़ाद हूँ, समझे तुम? वह इतना चीख कर बोली थी कि मुझे उसके आवाज़ में बगावत की बू आ रही थी। मैंने हैरत से गर्दन मोड़ी और उसे देखा और सर हिलाकर ऑफिस के लिए तैयार होने के लिए कमरे में आ गया। तैयार होकर मैं बिना नाश्ता के घर से बाहर निकल गया। मुझे लगा था कि वह मुझे रोकेगी और नाश्ते को पूछेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब वह बदल गई थी। कुछ ही हफ्तों में हमारे बीच एक अलग सा रिश्ता बन चुका था। मैंने गुस्से से मोटरसाइकिल स्टार्ट की और दफ्तर आ गया, लेकिन गुस्सा और भूख की वजह से मैं काम पर ध्यान नहीं दे रहा था। ऑफिस से छुट्टी लेकर मैं बाहर निकला और ऑफिस से दूर एक ढाबे पर नाश्ता करने आ गया। नाश्ते के बाद मैं वहीं बैठ गया और सुबह होने वाले झगड़े पर गौर करने लगा। क्या बीवी का उस आदमी को जाते देखना, उसका उस आदमी के घर जाने के लिए मुझे झगड़ना, मैं यह सब बातें सोच रहा था और बगावत की बू का आना, यह सब एक ही दिन में हुआ था। फिर यह काम कुछ हफ्तों में तो नहीं हो सकता था। लाजमी वह आदमी से शादी से पहले भी मिलती रही होगी, तब तो वह मेरे सामने ऐसी बातें करती थी, वरना शुरू में मैं तो पैर फैलाकर शहर पर चक्कर काटता रहता था। एक सोच खत्म हो गई तो दूसरी आ गई थी। जिसे मैं मासूम समझ रहा था वह भी उस आदमी के साथ मिली हुई थी। दोनों ही मिलकर मेरी आंखों में धूल झोंक रहे थे। वो आदमी अपनी माँ की बीमारी का फ़ायदा उठाकर उसे अपने साथ ले जाता। खुदा जाने दोनों के दरमियान कैसा ताल्लुक़ है कि जो इतना उछल रही है। उसके घर जाने के लिए उन दोनों को एक साथ देखकर ही मेरे बदन में आग लग गई थी। उसकी वजह से मेरा दिल जल रहा था। दिल में इतनी बड़ी नफ़रत पैदा हो चुकी थी कि बीवी का दिमाग में आते ही मुंह में अजीब सी लफ्ज़ निकल आते। शाम तक मैं सड़कों पर बेमकसद मोटरसाइकिल दौड़ाता रहा, फिर चक्कर काट कर घर आ गया। घर के सामने मोटरसाइकिल रोककर मैंने चाबी से दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। अंदर कमरे में किसी की आवाज़ आ रही थी।
मैं बगैर आवाज़ के कमरे में बाहर खड़ा हो गया और बीवी को देखा। वह कमरे में तन्हा थी और किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। सुनो, तुम दवाई वक्त पर देते हो ना? देखो, मुझे लगता है कि मेरा घर से निकलकर तुमसे मुलाकात करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मेरा पति नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे घर आऊँ। लेकिन तुम ख्याल रखना, ठीक है? अगर हालात ज़्यादा ख़राब हुई तो हमें अपना आखिरी कदम उठाना होगा। नहीं, मुझे उसकी फिक्र नहीं। यह वह सब थे जो बीवी फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। मैं दरवाजे के पास से हटके किचन में आ गया और जानबूझकर बर्तन की जगह से एक गिलास उठाकर मैंने थाल पर पटक दिया और फिर से पानी की बोतल निकालकर ज़ोर से स्लिप पर रखी। बर्तनों की आवाज़ सुनकर वह कमरे में ही खड़ी खड़ी बोली कि कौन है? उसकी आवाज़ से खौफ झलक रहा था। मैंने कोई भी जवाब नहीं दिए। बगैर बोतल का ढक्कन खोल गिलास में पानी डाला। अब की बार मुझे कदमों की आवाज़ किचन की तरफ से आती महसूस हुई। जैसे ही वह किचन में आई तो मैं गिलास से नज़र हटाकर उसे देखा। उसका रंग उड़ चुका था, जबकि उसने हाथ में चाकू पकड़ा हुआ था। मैं चौंक गया था। वह अभी तक खड़ी खड़ी निगाहों से मुझे ही देख रही थी। मैंने गिलास खाली करके थाल पर रखा तो उसने होश की दुनिया में कदम रखा और गुस्से से बोली कि तुम बेल नहीं दे सकते थे? मैं कितना डर गई थी। मैंने उसे खामोश नज़रे से देखा और चलता चलता बाहर आया। चाकू उसके हाथ से लेकर बोला कि तुम ऐसा क्या कर रही थी कि तुम इतना डर गई थी, और इस चाकू से कत्ल करने का इरादा था क्या? कत्ल के लफ्ज़ से तो जैसे वह डरने लगी थी। उसका रंग उड़ गया था। उड़ते रंग के साथ बोली, मैं क्यों करूँगी किसी का कत्ल? तुम इल्ज़ाम मत लगाओ मुझ पर। मैंने कुछ नहीं किया और यह चाकू मैंने सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए पकड़ा था। मैं डर गई थी। मैं उसकी इतनी लंबी चौड़ी बात सुनकर अपने कंधे उछला दिए और चाकू जाकर उसकी जगह पर रखकर मैं कपड़े बदलने आ गया था। अब मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसके साथ क्या हो रहा है, कि वह खुद क्या करती फिर रही है। अब बस मुझे किसी चीज़ से फ़र्क था तो वह यह थी कि वह मुझे धोखा देने की किस हद तक जा सकती है। कमरे की छत पर घूरते हुए मैं बीवी की फ़ोन पर सुनने वाली बातों पर गौर करना चाहा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह किसी से बात कर रही थी। उसका आखिरी काम क्या था? कहीं वह भागने का इरादा तो नहीं कर रही थी? मैं क्या करूँगा अगर वह घर से भाग गई तो मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा। मेरी मोहल्ले में क्या इज्जत रह जाएगी? नहीं, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। लेकिन एक मिनट ऐसा भी हो सकता था कि वह उस आदमी के साथ भागने के बजाय किसी और के साथ भागने का सोच रही हो और जाहिर यूँ कर रही हो कि मैं उस आदमी के साथ भाग रही हूँ ताकि मैं उस आदमी को ढूंढ न सकूं। कहीं यह मेरी नज़रों में धूल तो नहीं झोंक रही है? मैं उसे गौर से देखकर सोच रहा था, फिर करवट लेकर लेट गया था। अगली सुबह भी वह आदमी घर के सामने आ गया था और बीवी मेरे सामने उसके साथ चली गई थी। लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सका, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि पूरा मोहल्ला हमारा झगड़ा देखे और तमाशा बने। इसलिए मैं सब्र का कड़वा घूंट पीकर ऑफिस आ गया। दिन में ऑफिस का काम करने के बाद जब मैं घर वापस आया तो पूरा घर खाली था। मतलब आज भी वह नहीं आई। मैं टॉवल से मुँह साफ करके बैग मेज पर रखा और कुर्सी पर बैठ गया। जिंदगी में कुछ सुकून के दिन भी आए थे। कितना सुकून था शादी के शुरू के दिनों में, लेकिन अब तो जैसे हर चीज़ पलट गई थी। कभी कभार तो मुझे लगता था कि वह बस शादी के शुरू के दिनों में अच्छा बनने का ड्रामा ही करती थी और अब ड्रामा करके थक चुकी थी तो अपना असल चेहरा मुझ पर दिख रही थी। काश कि मैं ऐसी औरत से शादी की ही ना होती। मैं सिर हिलाते हुए मेज पर रख दिया क्योंकि सर दर्द से फटा जा रहा था। आज की रात भी कुर्सी पर बैठकर ही गुजर गई थी। सुबह जब मैं दरवाज़ा खोला तो सामने ही खड़ी उस आदमी को हाथ मिलाकर मुस्कुराते हुए देख रही थी। फिर मुझे देखा और अंदर आ गई। दरवाज़ा बंद करने से पहले मैंने मोहल्ले से गुजरते आदमी पर एक नज़र डाली तो सब अजीब नज़रे से मुझे ही देख रहे थे। मैंने गुस्से से दरवाज़ा बंद कर दिया और कमरे में आकर ज़ोर से उसकी बाजू पकड़कर बोला कि तुम अभी मेरी बीवी की हैसियत से यहाँ रहती हो इस घर में, समझी? अपनी घटिया हरकतें मोहल्ले से बाहर करो। यहाँ मेरी इज्जत है। मेरी बात तो उसने अनसुनी कर दिया और अपनी बाजू छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। मैं खून की आंखों से उसे देखा और ज़ोर से बिस्तर पर धक्का देकर
कमरे से बाहर निकलकर आ गया। सिगरेट पीकर सिगरेट फेंकना शुरू कर दिया। इतनी गर्मी में मैं छत पर बैठा था। एकदम से बीवी का रवैया मेरे दिमाग में आ चुका था, तो उसका बिखरा हुआ हुलिया मेरे सामने आया तो मेरा दिल किया कि मैं हर चीज़ तहस नहस कर दूं और खुद कहीं चला जाऊं जहां कोई मुझे जानता ही ना हो। मैं लोगों के सवाल की नज़रों से बच जाऊंगा। रात तक मैं छत पर बैठा रहा, फिर नीचे आया और कपड़े बदल के घर से बाहर निकल गया। बाहर से ही खाना खाकर रात तक घर वापस आया। जब घर वापस आया तो वह दुनिया जहां से बेखबर सो रही थी। एक लम्हे को मेरा दिल चाहा कि मैं उसका गला दबा दूं, लेकिन मैं कातिल नहीं बनना चाहता था, ना ही मैं उसके खून से अपने हाथ रंगना चाहता था। दिल के कोने में मेरी मोहब्बत बेइंतहा थी, जिसकी हर ख्वाहिश पूरी की और काम करने की आज़ादी भी दी थी। वही आंखों में धूल झोंक रही थी। मैं सोच सोच के परेशान हो रहा था। यह सोच कर ही मेरा दम घुटने लगा था। मैं सीने को मसलते हुए कमरे से बाहर निकला और बाहर आकर बैठ गया। घर की दीवारें मुझ पर तंग होने लगी थी। मैंने बालों को मुट्ठी में दबोच कर खींचा और चिंतन शुरू कर लिया। आंखों से लगातार आंसू टपकने लगे थे। यूं ही सिलसिला कई हफ्तों तक चलता रहा। इस दौरान मेरे और बीवी के ताल्लुक खतरनाक हद तक खराब हो चुके थे। अब तो यह आलम था कि एक ही घर में रहते हुए हम दोनों एक दूसरे की शक्ल देखना भी गंवारा नहीं समझते थे। वह अपनी मर्जी से आती और अपनी मर्जी से जाती थी। मुझे इजाज़त लेना तो अब भूल ही चुकी थी। बगावत ने उसे निडर बना दिया था। एक रोज़ किसी ने बातों बातों में मुझे बताया कि जो आदमी मेरे घर आता है उसकी माँ को मरे हुए 5 साल हो चुके थे। उस आदमी की बात सुनकर तो मैं हैरत में पड़ चुका था और मैं उस आदमी से ज़रूरी काम का बहाना कर दुकान से बाहर निकला और घर आ गया। आज भी बीवी उस आदमी के घर पर थी। सब जान के मेरा दिमाग खराब हो चुका था। आखिर उस आदमी ने झूठ क्यों बोला कि उसकी माँ की तबीयत खराब है? आखिर उस आदमी के झूठ बोलने का मकसद क्या था? कहीं यह दोनों किसी गलत काम में तो नहीं, या फिर वह वाकई में भागने वाले तो नहीं? मैं बीवी के भागने का सोचकर ही मेरे चेहरे पर पसीने छूटने लगे थे। मैंने मुंह पर आया पसीना साफ किया और मोबाइल जेब से निकालकर मैं बीवी को कॉल की और उसका नंबर बंद था। गुस्से में मैंने फ़ोन रख दिया और घर से बाहर निकलकर गली में आकर बैठ गया। रात भर मैं गली में बैठा रहा। फिर सुबह उठकर मैं घर के अंदर आकर बैठ गया। थोड़ी देर गुजारी थी तो बीवी घर आई थी और घर के अंदर दाखिल हुई। मैं भी पीछे पीछे कमरे में दाखिल हुआ और उसने अपने कपड़े निकालकर बाथरूम गई और फिर 5 मिनट बाद वापस आकर बाल बनाने लग गई। मैंने उसे देखा और पूछा कि तुम अब कहाँ जा रही हो? तो वह बोली कि उस आदमी की माँ की तबीयत खराब है, बस उसी सिलसिले में वापस जा रही हूँ। ठीक है। बीवी की बातों ने मुझे शक में डाल दिया था। उसकी हालत देखकर मुझे यही लग रहा था कि वह शायद भागने की तैयारी कर रही है। एकदम से मुझे मेरे इधर उधर खतरे की घंटी बजती सुनाई दे रही थी। जब वह घर से बाहर निकलकर थोड़ा दूर चल गई तो मैं भी उसके पीछे से अपनी मोटरसाइकिल लेकर निकल आया। दोनों मोटरसाइकिल आगे पीछे एक ही साइड से चल रही थी। थोड़ी सफ़र के बाद जब आगे वाली मोटरसाइकिल रुकी तो मैं भी अपनी मोटरसाइकिल थोड़ी दूर पर खड़ी की और उस ऊंचे से मकान को जाकर देखा और फिर बीवी को देखा। वह दोनों अंदर दाखिल हो रहे थे। मैं भी उसके पीछे पीछे मकान में दाखिल हो गया और इस कमरे में आ गया जहां वे दोनों गए थे। सामने ही बिस्तर पर एक बेसुध औरत पड़ा हुआ था और मेरी बीवी उसे इंजेक्शन लगा रही थी। फिर वह दोनों खड़े हुए और कमरे के दूसरे कोने में खड़े होकर बातें करने लगे। बड़ी, तुमने उसे इंजेक्शन लगा दिए हैं ना? तुम्हें क्या लगता है कि अब यह मर जाएगी? इसे मैं कब से झेल रहा हूँ। उस आदमी के अल्फाज सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। यह मेरी बीवी को बड़ी क्यों कह रहा था? हाँ हाँ, मर जाएगी। वैसे भी जो उसे दिया है उसने अपना असर शुरू कर दिया है। अब यह 3 दिन में मर जाएगी और फिर हमारी सारी जायदाद तुम्हारे और मेरे हिस्से में आ जाएगी। हाँ बाजी, तुम फिक्र ही नहीं करो, मैं तुम्हें भी बराबर का हिस्सा दूंगा। इससे पहले यह बात मेरे हाथ से निकल जाती मैं फ़ौरन पुलिस को कॉल कर दी। थोड़ी देर में पुलिस भी आ चुकी थी। पुलिस कमरे में दाखिल हुई थी। मेरी बीवी और आदमी का रंग उड़ गया था।
मैं आगे बढ़ा और उस आदमी को जोर से थप्पड़ मारा। उसका गिरेबान पकड़ लिया। जल्दी से बताओ कि तुम दोनों कर क्या रहे हो, वरना मैं तुम्हारा हशर बहुत ही बुरा कर दूंगा। एक थप्पड़ से ही वह आदमी तोते की तरह सच बोलना शुरू कर दिया था। यह मेरी बहन है। मुझे कुछ साल पहले घर वालों ने मेरे लालची तबीयत की वजह से घर से निकाल दिया था और आपकी शादी पर किसी ने मेरा जिक्र तक नहीं किया, क्योंकि मैं उनके लिए इतना अहम था ही नहीं। घर से निकलने के बाद मैंने उस लड़की को अपनी मोहब्बत के झूठे जाल में फंसाया। क्योंकि मैं नौकरी नहीं करता था, इसलिए खाने के लाले पड़ गए। तब मैंने उससे शादी की। एक रोज़ मैं आपको और बड़ी को बाज़ार में देखा था। फिर मैं एक दिन बड़ी के अस्पताल गया और बड़ी को मदद के लिए कहा। बड़ी को शुरू से ही मुझसे बहुत मोहब्बत थी, इसलिए फ़ौरन मान गई और मदद करना शुरू कर दी। इसलिए मैं बड़ी को रोज़ ले आता था। बीवी और उसके भाई ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, इसलिए पुलिस ने उन्हें अदालत में पेश किया और उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। जिस लड़की को मेरी बीवी ने जहर दिया था, उसे हमने बचा तो लिया था, लेकिन जहर ने उस लड़की की गुर्दे पर असर किया था, जिसकी वजह से उसे अक्सर सांस लेने में परेशानी हो रही थी। बीवी और उसका भाई जेल में अपने किए की सज़ा काट रहे थे। एक वह लड़की जिसने मोहब्बत की इतनी बड़ी सज़ा पाई और अपने वजूद के एक अहम हिस्से को खो दिया था, और एक मैं जिसने अपनी बीवी से धोखा खाया था। लेकिन वक्त का काम था गुजर जाना। कभी कभार यह वक्त भी जख्मों के साथ गुजर गया था। नॉर्मल होने के बाद मैं भी 1 साल के बाद शादी कर ली थी। अब मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। मेरी बीवी समझदार और नेक है, ख़ास तौर पर बच्चों की तबीयत पर बहुत ध्यान देती है, इसलिए बच्चों को लेकर मैं भी बहुत बेफिक्र रहता हूँ। लेकिन कहीं न कहीं मैं इस वाक्य से ज़रूर सीखा था कि लालच का अंजाम बहुत बड़ा होता है। क्या मैं पुलिस को बुलाकर ठीक किया था, या मुझे बीवी और उसके भाई को उनकी गलती सुधारने का एक मौका देना चाहिए था? बीवी के घर वालों ने जिस तरह से अपने बेटे को घर से निकाल दिया था, क्या वह ठीक था, या उसको प्यार से उसे समझाना चाहिए था? क्या सच में लालच इंसान को इतना अंधा कर देता है कि इंसान अच्छे और बुरे की तमीज़ भूल जाता है? आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।